नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री, ज्यामिति। चलो दोस्त, जिन भी एग्जाम्स में एडवांस मैथ आता है वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जिन भी एग्जाम्स में एडवांस मैथ आएगा ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। खासकर मैं बात करूं एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए, इन एग्जाम्स में ये इस चैप्टर की काफी वेटेज होती है। चलो दोस्त, स्टार्ट करेंगे हम लाइन एंड एंगल्स से। कहां से? लाइन एंड एंगल्स। दोस्त, आज की क्लास में हम लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उससे अगली क्लास में असली ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्री तो यहीं से स्टार्ट है जो ट्रायंगल्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइन एंड एंगल से भी, लेकिन काफी कम ही चांस है कि आए, लेकिन हमें फिर भी आना चाहिए। चलो दोस्त, लाइन एंड एंगल्स। इसमें दोस्त पहली बात आती है कि पॉइंट क्या है। ये दोस्त हमें कोई डेफिनेशन वगैरह ना लिखनी, मतलब कुछ रटना वगैरह नहीं, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। दोस्त पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन सर्च करोगे तो पॉइंट की डेफिनेशन आएगी गूगल जब करोगी कि कोई ऐसा सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो। ये भी पॉइंट है दोस्त, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मतलब कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है, लेकिन लिखा रहेगा कि ऐसे कोई सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? पॉइंट। आई बात समझ में? इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। ठीक है दोस्त, अगर एक पॉइंट काफी सारे या इनफाइनाइट पॉइंट कह दूं मैं एक ही लाइन में, मतलब एक ही सीध में हो, अभी लाइन नहीं बोल रहा, एक ही सीध में हो, तो जब उनसे मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं हम लाइन। क्या दोस्त? लाइन। जब एक ही सीध में होती है तो उनसे मिलकर बनती है मेरी लाइन। क्या बनती है? लाइन। दोस्त यहां पर हमें तीन चीजें देखनी होंगी। एक लाइन, दूसरा रे, तीसरा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। दोस्त लाइन वो होती है जिसे हम दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकें। लाइन क्या होती है? जिसे हम दोनों तरफ, इस तरफ भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसे हमने नाम दे दिया दोस्त लाइन। दोस्त रे हमने नाम दे दिया कि यदि मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं और दूसरी तरफ कितना भी एक्सटेंड कर दूं तो उसे मैंने नाम दे दिया रे। क्या नाम दे दिया उसे? रे। और दोस्त दोनों ही तरफ मैं फिक्स कर दूं तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? लाइन सेगमेंट। बस इतना बना लेना अगर आप नोट कर रहे हो, और इससे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकूं, लाइन। एक तरफ फिक्स कर दूं, एक तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकूं, रे। दोनों तरफ फिक्स कर दूं तो लाइन सेगमेंट। आगे दिखे? चलो दोस्त, दोस्त अगला पॉइंट आता है मेरा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती हैं? व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? देख लेना यार, स्पेलिंग वगैरह ठीक है या नहीं, गलत हो तो ठीक कर लेना। दोस्त कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? दोस्त तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक ही लाइन पर होते हैं देन दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट यदि एक ही लाइन पर लाई कर हैं तो उनसे क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्त जैसे ये है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। ये दोस्त यदि ये चारों एक ही लाइन पर आ जाती हैं, यहाँ टेढ़ी बन गई है लाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि यदि ये एक ही लाइन पर आ जाती हैं तो ये मैंने पॉइंट दे दिए ए बी सी डी, देन ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यदि ये एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो क्या कहा मैंने? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, यदि एक ही लाइन पे आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्त यदि एक ही लाइन पे नहीं होते, जैसे मान लो ये एक लाइन पे ना आए, दोस्त क्या ये एक लाइन पे आ जाएंगे? क्या नहीं। तो एक लाइन पे नहीं आए तो यहां पर मैं कह दूं कि एल एम एन,
तो KLMN क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन पे आ जाए पॉइंट्स 3 या 3 से अधिक, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, 2 पॉइंट है तो 2 तो एक ही लाइन पे आ ही जाएंगे हमेशा। उन दोनों पॉइंटों को मिला दो तो एक ही तो लाइन बनेगी। तो 3 या 3 से अधिक पॉइंट यदि एक ही लाइन पर लाई कर जाएं तो वे पॉइंट्स मेरे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दोस्त मैं 3 पॉइंट की बात करूं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे कभी भी मेरा ट्रायंगल नहीं बन सकता। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब एक ही सीध में, तो क्या आप ट्रायंगल बना पाओगे? नहीं, तो उनसे कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट वाले में आ सकते हैं सीडीएस वगैरह में, कि मतलब कोई स्टेटमेंट वगैरह में आते हैं ना जैसे सीडीएस में, तो उसमें आ सकता है। तो ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट से मेरा ट्रायंगल नहीं बन सकता। आगे बढ़े, तो ध्यान हो तो हमें कोई प्रूव करना होता था कि ए बी सी पॉइंट दे दिए थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 6 1 और कुछ भी पॉइंट दे दिए जैसे ए बी सी डी, ये प्रूव करो ये कोलिनियर है, ये कोई नंबर है मान लो, तो हम कैसे करते थे उनका प्रूफ, कि उनका हम एरिया प्रूफ कर देते थे, 0 है, एरिया 0 है मतलब वो एक लाइन पर है। तो मतलब अगर 3 पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है तो उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। थोड़ा दोस्त बोलने में इधर उधर हो जाता है तो समझ जाया करो, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। दोस्त अगला पॉइंट, कनकरेंट लाइंस या कॉनकरेंट लाइंस। दोस्त 3 या 3 से अधिक लाइन यदि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। हिंदी में दोस्त इसका मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मतलब इसका लिए क्या वर्ड यूज हुआ है मुझे नहीं पता है, देख के बता दूंगा। तो पहले तो मुझे इसके जो हिंदी मतलब जो भी टर्म्स है वो हिंदी में क्या होती है एक बार मुझे वो चेक जरूर करना पड़ेगा, तो अगली क्लास से मैं वो करके आऊंगा चेक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं दोस्त। कॉनकरेंट लाइंस, तो दोस्त वे लाइंस या 3 से अधिक लाइन यदि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे मेरी, तो वे लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉनकरेंट लाइंस। दोस्त एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये चारों लाइन आपस में क्या है? कॉनकरेंट। आई बात समझ में? तो जो 3 या 3 से अधिक, ऑब्वियस बात है दोस्त, 2 बार लाइन तो एक ही बार कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो वो तो एक ही पॉइंट होगा। तो इसीलिए 3 या 3 से ज्यादा लाइन यदि कहीं पर इंटरसेक्ट सेम पॉइंट पर, कहीं पर मतलब सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वही लाइन क्या कहलाती है? कॉनकरेंट लाइंस। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलो दोस्त मान लो ये कोई रे है, रे जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, और दोस्त यहीं से मैंने दूसरी रे स्टार्ट करी, तो जो दोस्त इनके बीच का ये जो गैप होता है ना, ये गैप, इसको क्या बोलता हूं मैं? एंगल। क्या बोलता हूं दोस्त? एंगल। या मान लो 2 लाइन है, दोनों ने कहीं इंटरसेक्ट किया या दोनों कहीं आकर मिली, तो ये जो गैप फॉर्म हो रहा है ये क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है एंगल। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब 2 लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस गैप, जो गैप फॉर्म होता है उसी को मैं क्या कहता हूं? एंगल। कोण, हिंदी में कोण बोलते हैं जैसे एंगल को, और लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। तो उसे क्या फॉर्म होता है दोस्त? एंगल। दो रे अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, या ये देखो कुछ नहीं रटना, ये मतलब कहीं भी कटे तो वो क्या कहलाती है दोस्त? एंगल। जो भी 2 लाइंस के बीच में गैप जनरेट होता है जब वो इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्त? एंगल। आई बात समझ में? बाद में जो ये रे लाइन सेगमेंट, ये कुछ नहीं यूज करूंगा, लाइन ही यूज करूंगा जो जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो दोस्त, अब बात आती है कि एंगल कितने प्रकार की होती हैं। ये बात सबको पता होती है लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है इसलिए बताना पड़ेगा। हर चीज यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे जितना मुझे आता है। अब जो चीज मुझे नहीं आती होगी दोस्त वो मैं कैसे बता दूंगा? चलो दोस्त, एंगल्स, एंगल क्या होता है ये हमने देखा। अब एंगल्स की टाइप क्या होती है तो लिख लो, टाइप्स ऑफ एंगल। दोस्त पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा दोस्त? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है ना, न्यून कोण। एक्यूट मतलब न्यून होता है और एंगल मतलब कोण, तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण।
दोस्त यदि मेरा कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जीरो से तो बड़ा हो नहीं चाहिए, मतलब जीरो से 90 के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। मतलब मान लो ये कोई मेरा एंगल है थीटा, तो यदि थीटा मेरा 0 to 90 डिग्री है तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा दोस्त? एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री। तो दोस्त दूसरा, अब 0 से 90 डिग्री के बीच हमने बात कर ली कि 0 से 90 डिग्री वाले को हम एक्यूट कहते हैं। अब आई कि हमने 0 से 90 डिग्री वाले को, मतलब बीच वाले को, लेकिन अब 90 वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्त अगला होता है राइट एंगल। क्या होता है दोस्त? राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्त? एक बार देख लेना। राइट एंगल तो हिंदी मीडियम वालों को भी पता होती है क्या होता है राइट एंगल। दोस्त ये है जैसे मेरा, दोस्त ये टर्म्स होती है एक्चुअली में, ये टर्म्स आप जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपने हिंदी में देखा है तो आपको हिंदी में याद रहेंगे, आपने इंग्लिश में देखी तो इंग्लिश में याद रहेंगे। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसलिए मैंने हिंदी में देखा नहीं है ना कि राइट को एंगल को क्या बोलते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं हालांकि अगली क्लास से मैं देख के आऊंगा। जैसे एक्यूट को तो न्यून बोलते हैं, ये तो मैंने देखा है। राइट एंगल को चलो एक बार देख लेना आप, मतलब या मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है दोस्त, राइट एंगल जब एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो जाए, क्या हो जाए दोस्त? एग्जैक्ट 90 डिग्री का, तो उस एंगल का नाम क्या दे दिया है हमने? राइट एंगल। मतलब जब मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो दोस्त वो क्या हो जाता है? उसको क्या नाम दिया हमने? राइट एंगल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त हमने 90 तक पढ़ लिया, 0 से 90 एक्यूट कहलाता है और 90 वाला राइट एंगल। अब 90 से बड़े पर आओ दोस्त, तीसरा आता है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का नाम तो मैंने देखा है अधिक कोण। ठीक है दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्त अगर कोई एंगल मेरा 0 से 90 डिग्री के वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट। और 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री जब होता है, तो 90 से अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं दोस्त ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये कोई थीटा है, ये थीटा यदि मेरा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से 180 के बीच में हो, तो उसे हम क्या नाम दे दिए हमने उस एंगल को? ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में? ये तो नाम ही दे रहे हैं, इसमें तो कुछ समझना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर, मतलब अगला टाइप। अब दोस्त 90 से 180 के बीच बात कर ली, तो अब 180 को क्या कहते हैं दोस्त? तो चौथा होता है दोस्त स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, तो क्या इसे सीधा कोण कहेंगे हिंदी में? दोस्त ये तो आप सब समझ जाओगे क्या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जो एंगल पूरा क्या हो? 180 डिग्री। हमने अभी तक बात करी 180 डिग्री तक। अब कि अगर पूरा एंगल मेरा क्या हो जाए? 180 डिग्री। ये थीटा है, ये कितना है? 180 डिग्री। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब मेरा थीटा 180 डिग्री होता है। चलो 180 तक बात कर ली। अब 180 डिग्री से बड़ा हो तो दोस्त अगर मेरा एंगल, तो अगला होता है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। एंगल नंबर 5 दोस्त, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी भी हिंदी एक बार आप देख लेना। जब दोस्त मेरा एंगल किससे 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। मैंने क्या कहा? 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा वाला बनेगा? ये, क्योंकि सीधा 180 होता है तो उससे बड़ा बनेगा, तो इस तरफ बोल दूं तो ये मेरा क्या है? थीटा। थीटा यदि ये 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, तो उस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ? रिफ्लेक्स एंगल। आई बात समझ में? अगला दोस्त, ये हमने 360 तक बात कर ली और किसी पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ये पता होगी या देखेंगे। तो दोस्त जो 360 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्त?
कंप्लीट एंगल, क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जब मेरा थीटा पूरा ये 360 डिग्री का बन जाए। जब थीटा 360 डिग्री का हो जाता है, मतलब एंगल 360 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल को नाम क्या दिया है, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ठीक है, चलो अब दोस्त ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए, ये पेपर में आती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्त कौन से दो एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि दो एंगल्स का सम मेरा यदि दो एंगल्स का सम मेरा 90 डिग्री है, कितना, 90 डिग्री है, देन दोस एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यदि मेरे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए कि दो एंगल हैं, नाम दे दिए मैंने अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा के जो सम है वो 90 डिग्री है, तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे मेरे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यदि दो एंगल है, नाम दे दिए मैंने अल्फा और बीटा, उन एंगल्स का सम मेरा 180 डिग्री है दोस्त, तो उन एंगल्स को मैंने नाम दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर वो कह दे कि दो एंगल्स है और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि उन दो एंगल्स का सम मेरा 90 डिग्री है। अगर वो कह दे कि दो एंगल्स हैं जो कि आपस में सप्लीमेंट्री है, तो आप मतलब क्या समझोगे कि उन दो एंगल्स का सम मेरा कितना है, 180 डिग्री। कितना है दोस्त, 180 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती हैं, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती है। दोस्त जैसे उसने कह दिया कि एक एंगल 51 डिग्री या 41 डिग्री है, तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा। दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 41 में कितना जोड़ू कि 90 डिग्री हो जाए, तो आप कहोगे 90 में से 41 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 49। मतलब 49 और 41 ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई बात समझ में। इसी तरीके से कह दी कि दोस्त कोई एंगल 75 डिग्री है, तो आप उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब क्या हुआ कि उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक 75 है तो दूसरा निकाल लूंगा क्या मैं, 180 में से 75 घटा दो तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा दोस्त, 105 डिग्री। आगे बात समझ में। एक 75 तो इसका सप्लीमेंट्री 180 में से घटा दिया, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 105। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल कह दिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री कह दिया तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पक्का। आगे बढ़े, चलो। दोस्त कोई लाइन है, मान लो ये, इसके मैं एक तरफ की बात करूं, या तो ऊपर की या नीचे की या इधर की या इधर की, मतलब कोई भी लाइन है उसके किसी भी एक साइड की बात करूं, तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो उसके एक साइड की मैं बात करूं, तो जो एंगल बनता है ना दोस्त, वो कितना होता है मेरा, 180 डिग्री। मतलब ये लाइन है, इससे मैं एक साइड की बात करूं इस पॉइंट पर, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से ये एक सीधी लाइन है, मैंने और यहाँ से रे खींच दी, तो दोस्त इसे मैं अल्फा कह दूं, इसे मैं बीटा कह दूं, इसे मैं गामा कह दूं, इसे मैं थीटा कह दूं। तो दोस्त अब देखो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग बात करो, इस लाइन के इस पॉइंट पर मैं एक तरफ देखूं तो सब एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन के एक तरफ बात करूं तो उनके एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पॉइंट पर एक ही साइड में एंगल का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
और एंगल यहाँ पर कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से एक पॉइंट के चारों तरफ बात करूं तो चारों तरफ बोले तो पूरा कोण मतलब कंप्लीट एंगल, मतलब पूरा कितना बनेगा, 360 डिग्री। मतलब मैंने इसके अगर कोई लाइन खींची इस तरीके से, तो दोस्त इसकी अगर मैं चारों तरफ की बात करूं, उनको सबको मिला दूं तो एंगल पूरा कितना बन रहा होगा, 360 डिग्री। मतलब यदि मैं इसे कह दूं एंगल 1, इसे मैं कह दूं यदि एंगल 2, इसे मैं कह दूं एंगल 3, इसे मैं कह दूं एंगल 4, इसे मैं कह दूं एंगल 5, इसे मैं कह दूं एंगल 6, इसे मैं कह दूं एंगल 7, इसे मैं कह दूं एंगल 8। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, उस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स को मैं जोड़ दूं तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। और एक लाइन के एक ही तरफ की बात करूं, एक ही साइड की बात करूं तो उसका सम किसके इक्वल होगा दोस्त, 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अप टू एंगल 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 360 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक लाइन है ये, इस पॉइंट से अगर मैं ये इस तरीके से बना दूं, इसे मैंने एंगल 1 कह दिया, इसे मैंने एंगल 2 कह दिया, इसे मैंने एंगल 3 कह दिया। दोस्त इस लाइन के इस एक ही तरफ की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होंगे दोस्त, 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन पर एक साइड में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। और एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री। चारों तरफ पूरे का जोड़ दूंगा, मतलब जहां से शुरू किया आखिर में वहीं तक आ जाऊंगा। उससे पहले मतलब वहीं तक, मतलब एंगल 1 से स्टार्ट किया और यहाँ से फिर एंगल 8 तक आ गया, फिर उससे अगला तो 1 आ जाएगा। तो पूरे को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब अराउंड किसी पॉइंट के अराउंड की बात करूं तो पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो दोस्त ये बात सभी को पता होती है, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट करा है लाइन एंड एंगल से तो बतानी तो पड़ेगी। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दोस्त इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं इससे। और दोस्त एंगल, एंगल बताया नहीं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पता ही होता है, लेकिन फिर भी एंगल इससे रिप्रेजेंट करता हूं, इस सिंबल से, ठीक है। पैरेलल लाइंस ये इससे, तो सीधी ऐसे लाइन खींच दो तो उससे हम पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट। दोस्त दो तरीके की लाइन होती है, एक पैरेलल लाइंस, मतलब जब दो लाइन होगी तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोस्त पैरेलल लाइंस वी होती है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब अपने आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये जो इसके सीधे, लेकिन इस पर नहीं, इससे दूसरी लाइन हो जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी को फॉलो कर रही हो, तो वो क्या कहलाती है दोस्त, वो दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो लाइंस कहलाती है मेरी पैरेलल लाइन। और दोस्त जो कहीं इंटरसेक्ट कर जाए एक बार, वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और दोस्त इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कोई भी दो लाइंस आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम एक बार। क्यों दोस्त, मान लो ये इधर तक आ रही थी, तो अभी तक तो ये क्या आ रही थी, टूवर्ड्स ईच अदर आ रही थी, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, या अब ये दोस्त इस तरफ यूं जा रही होगी, ये इस तरफ यूं जा रही होगी, मतलब एक दूसरे से डाइवर्ट होती जा रही है। आगे कभी मिलेंगी क्या, नहीं, जब आगे मिलेंगी नहीं तो इंटरसेक्ट केवल कितनी बार करा होगा, एक बार। मतलब दो लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक। अगर दोस्त दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल या तो हम कहेंगे 0 डिग्री या हम कहेंगे 180 डिग्री। क्या कहेंगे, या तो 0 डिग्री या 180, क्योंकि जब ये इन्फिनिटी पे होंगी तो हम, या फिर इसे आप यूं करके ओवरलैप करा सकते हो, ओवरलैप करा सकते हो, तो ये एंगल क्या बनेगा, 0। अगर एक ही दिशा में अब विपरीत में तो 180। तो ध्यान रखना जब ओवर मतलब पैरेलल होंगी तो एंगल क्या होगा, 0 या 180 डिग्री। क्योंकि जब ये इन्फिनिटी पर होती है तो ये ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे एक दूसरे से मिल रही हो, एक ही लाइन हो।
तो दोस्त ये ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं रखना कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती, वी लाइन पैरेलल होती है, सबको पता ही है। इनके एंगल पूछ ले दो पैरेलल लाइन के बीच, या तो 0 या 180, जो भी ऑप्शन में होगा वो। चलो आगे बढ़े। ये 0 और 180 क्यों बताया दोस्त? वो क्वेश्चन आ सकता है किसी तरीके से कि ये क्वेश्चन आया, मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो दो लाइन आ गई तो पूछ लेगा इनके बीच का एंगल। अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि वो लाइन पैरेलल है तो एंगल बता दिया मेरा, या तो ऑप्शन में 0 होगा या 180 डिग्री होगा, तो मैं बता पाऊंगा। चलो दोस्त दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगला हमारा पॉइंट है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA। ठीक है दोस्त, दो लाइन यदि मेरी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और इन्हें आपस में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्या हुआ दोस्त, अगर मैं इसे एंगल 1 कह दूं, इसे एंगल 2 कह दूं, इसे एंगल 3 कह दूं, इसे एंगल 4 कह दूं, कैसे होगा वो देख लेंगे। तो मेरा एंगल 1 जो है दोस्त वो एंगल 2 के बराबर होगा, और जो मेरा एंगल 3 है वो दोस्त एंगल 4 के बराबर होगा। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट वाले एंगल है ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों दोस्त क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों दोस्त? आप इस लाइन की बात करो, कौन सी वाली? इस वाली, या इसे नाम दे दूं ए। अब मैं लाइन ही कह रहा हूँ, लाइन सेगमेंट वगैरह वो कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। आप ए बी की बात करो तो दोस्त ए बी के एक साइड देखो तो एक किसी लाइन के एक साइड एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो दोस्त मैं यहां से कह पाऊंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है? 180 डिग्री। तो कह दो हाँ। अब दोस्त सी डी के एक साइड देखो, ये इस तरफ, तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है? एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है दोस्त? 180 डिग्री। तो दोस्त यहाँ एंगल 4 सेम, यहाँ एंगल 4 सेम, ये भी 180, ये भी 180। क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 सेम है? तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। मतलब दो लाइन यदि मेरा इंटरसेक्ट कर रही है तो जो आमने सामने की एंगल होती है वो हमेशा बराबर होती है। इसी तरीके से एंगल 3 किसके बराबर होगा दोस्त? एंगल 4 के। कोई दिक्कत दोस्त? आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आएगा? 180 डिग्री। और एंगल 4 और 1 कितना था? 180। तो 1 से 1 कैंसल, 180 से 180, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 के। या एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 3। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोई दो लाइन है मेरी, मान लो ये लाइन है दोस्त, अगर इसको, इन दोनों लाइनों को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, आपस काटती है दोनों ही लाइन को, तो दोस्त उस लाइन को हमने नाम दे दिया ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम दिया दोस्त? ट्रांसवर्सल लाइन। कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है। ये दो लाइन पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें केस पैरेलल वाला पढ़ना होता है तो हम वो पढ़ेंगे। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है दोस्त? जो दो या दो से ज्यादा लाइन को काटे उस लाइन को क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रांसवर्सल लाइन। चलो दोस्त जैसे अब देखो ये एक इस लाइन को काट रही है ये लाइन, और एक इस लाइन को, तो दोस्त इस लाइन के आप किसी भी एक साइड बात करो, मैंने ट्रांसवर्सल के राइट साइड की बात करूं। चलो दोस्तों जो ये एंगल होगा, अब राइट साइड में भी क्या बात करिए? पहली वाली को जो काटी है उसके ऊपर वाली, और तो जो नीचे वाले को लाइन को काट रही है उसके भी ऊपर वाला एंगल की बात करूं दोस्तों, इन दो एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं दोस्त? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब केवल यही थोड़ी ना, जैसे मैं ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड की बात करूं, लेफ्ट में भी जिन दो लाइन को काटा है उनके नीचे वाले एंगल की बात करूं, तो दोस्त इसमें भी लेफ्ट साइड में नीचे वाले की बात करूं, तो ये दो आप भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है दोस्त?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसीलिए तरह से मैं लेफ्ट साइड में ऊपर वाले की बात करूं और इसमें भी लेफ्ट में ऊपर की बात करूं तो ये दो भी क्या कहलाएंगे मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहलाएंगे दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात आ रही है समझ में। चलो और भी चीज होती है, और भी एंगल्स होते हैं, वो आप पैरेलल लाइंस में ही करते हैं क्योंकि हमने बेसिकली पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है वही पढ़ना है। ये बस ये बताने के लिए था कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कोई भी 3 4 2 जितनी भी लाइन है जो लाइन उन्हें काटती हुई आती है उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो समझ में आया होगा। चलो दोस्त ये तो मान लो आप एक साइड में बनाता हूं दोस्त, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई आ रही है। मैंने कहा ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई आ रही है। इसे मैंने लाइन को एल कह दिया। ये दिख रहा है या नीचे कर नीचे कर दे थोड़ा। ये दो पैरेलल लाइन है दोस्त, इस लाइन को मैंने एल कह दिया, इसे मैंने एम कह दिया और इस ट्रांसवर्सल लाइन को मैंने एक्स कह दिया। ठीक दोस्त, अब मैंने इस एंगल को एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया और इसको एंगल 4 कह दिया। इसको एंगल 9 दे दिए 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 7 और इसे एंगल 8। दोस्त आज के जो हम लाइन और एंगल्स पढ़ रहे हैं उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्त चलो देखते हैं। ये मुझे इस साइड बनाना चाहिए था और यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दोस्त अब एक बात बताओ मुझे दोस्त, ये दोनों लाइन अब क्या है पैरेलल। पैरेलल है मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, और अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ रख दूं तो ये एकदम इसमें मिल जाएगी क्योंकि दोनों आपस में क्या है पैरेलल। इसी तरीके से मैं उसको उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ। चलो दोस्त अब इनकी बात करो, क्या एंगल और 1 और 3 बराबर होंगे क्या? अरे दोस्त यहाँ पर ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट में अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। अभी पढ़ा था तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 कह दूं हाँ। इसी तरीके से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप कहोगे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे में बात करूं तो एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के कह दूं हाँ। एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के, क्योंकि ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर। तो दोस्त एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, 2 इसके, ये इसके, ये इसके, क्योंकि ये आपस में क्या है वर्टिकली, और मैं जानता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर। आगे पढ़, इनको नाम लिख देना क्या है ये दोस्त, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब मैंने अभी लास्ट में ही बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें काट रही है, तो दोस्त एल और एम को काट रही है, तो एक साइड में लो, मैंने ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में लिया। अब इसके और इसके ऊपर ही लो या नीचे ही लो, ऊपर लिया, तो 2 और 6 आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। 2 और 6 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से 3 और 7 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से 1 और 5 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, और 4 और 8 क्या है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। ये मैं लास्ट फिगर में समझा चुका हूं। चलो दोस्त, अब मैं आपसे मैं एक बात कह रहा हूं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरी बराबर होती है। क्या कहा मैंने कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को काट रही होगी, 2 या 3 जितनी भी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बराबर। क्यों दोस्त, आप इस लाइन को लो और इसको इस पे चिपका दो, जब इस पे चिपकाओगे दोस्त ये लाइन तो यही रहने वाली है, तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब कॉरस्पॉन्डिंग को मतलब पैरेलल लाइंस को काट रही होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इक्वल। आपने ये लाइन ली, इस पे चिपका दी, तो यहां से देखो एंगल 5 एंगल 1 पे शिफ्ट हो गया और एग्जैक्ट शिफ्ट हुआ, एग्जैक्ट शिफ्ट हुआ। ये लाइन तो दोस्त यही रहेगी ना, और ये इस पे चिपक जाएगी। अगर मैं ऊपर मतलब इसे ले जाके उठा के वहां रख दूं तो ये सेम लाइन बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि यदि मेरी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा काटा जाएगा तो जो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो मैं यहां से कह सकता हूं दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 5 की, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू
एंगल 6 होगा। ये तब ये पैरेलल होंगी तभी, ठीक है। एंगल 3 एंगल 7, और क्वेश्चन आएगा तो पैरेलल पर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये आपस में इक्वल होती है, क्यों? क्योंकि ये आपस में है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब पैरेलल लाइन काटी जाती है, लिख लेना, पूरी लिख लेना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर उतार रहे हो तो पूरा लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन काटी जाती है किसी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो और क्या करें आगे। अब दोस्त एक चीज मैं लिख रहा हूं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 लिख रहा हूं मैं, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख रहा हूं मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 लिख रहा हूं मैं, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब एक बार मुझे बताओ क्या ये आपको समझ में आ रहा है कैसे? बताओ एक बार। चलो देखते हैं दोस्त, ये बात हमने देखी है दोस्त। यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 3 के इक्वल है और 1 5 के भी इक्वल है, तो 1 3 के भी इक्वल होगा, तो 1 3 के इक्वल होगा दोस्त। 1 तो 3 के इक्वल है ही, 1 5 के इक्वल है, तो 5 3 के इक्वल होगा, तो दोस्त 5 3 के इक्वल हो जाएगा। दोस्त अब 6 और 4 का देखो, 6 और 4 ये यहाँ पर है, 6 4 4 6। तो दोस्त आप मेरे को बताओ, एंगल 6 8 के इक्वल है, एंगल 4 8 के इक्वल है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होंगे। कह दूं हाँ, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये देख के पता लग रहा है। चलो एंगल 1 और 7 दोस्त, 1 7 1 7, चलो तो इसमें देखो, क्योंकि इसमें एंगल 1 3 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 7 के इक्वल होगा। तो यहां से मैं कह दिया कि क्या 1 7 के इक्वल होगा। दोस्त एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, चलो देखते हैं दोस्त। 2 ये रहा, 8 ये रहा, इसमें 2 ये रहा, 8 ये रहा, तो ये वाला लो दोस्त। एंगल 2 4 के इक्वल है और एंगल 8 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 4 8 के इक्वल हो जाएगा। चलो मैंने क्या कहा कि 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल। अब देखो ये दोनों कहाँ आ रहे हैं? ये इसके अंदर आ रही है, 3 4 5 6, और 3 5 के इक्वल है, 4 6 के, तो हमने इसको नाम दे दिया। और दूसरी साइड पर है 4 6 के इक्वल है, 5 3 पर, ये इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड पर है दोस्त, तो हमने, और ये अंदर आ रही है, तो इन्हें नाम देते हैं दोस्त हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम क्या दिया इन्हें हमने? ऑल्टरनेट। कैसे आए वो तो अभी देख लिए, इन्हें नाम दिया हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर को दोनों लाइन के अंदर आ रही है। इसी तरीके से इन्हें दिया ऑल्टरनेट, अब ये जो है 1 2 7 8 ये बाहर आ रहे हैं, तो और ये बराबर है, तो इन्हें हमने नाम दिया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो दोस्त आप ध्यान रखना कि कोई लाइन है ऐसी, कोई ऐसी, तो आपको बस ये मिलेगा ये, तो आप समझ जाना कि ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? अभी हमने देखा एंगल 6 4 के इक्वल है, एंगल 6 4 के इक्वल है, या मैं कहूँ ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। 3 एंगल किसके इक्वल है? यहाँ पर 5 के इक्वल है, तो आप यहाँ पर समझ जाना कौन से एंगल कहलाएंगे दोस्त, ये ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर, ठीक। इसी तरीके से केवल आपको इतना भी हो सकता है जो फॉर्म मिले इस तरीके से। तो दोस्त ये दो लाइन अगर पैरेलल गिवन है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में? बराबर। अभी देखा हमने ये दो लाइन पैरेलल है तो एंगल, ये अगर मैं रब कर दूं, ये सॉरी ये वाली रब कर दूं और इधर ये वाली रब कर दूं, तो एंगल 5 किसके इक्वल है? 3 के ही इक्वल है। तो इतने में ही देखूं तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगी? बराबर। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ये आप देखना जो क्वेश्चंस करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी लिख लेना जरूर, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त एक बार ये रब कर दूं, ये लिख लेना ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये सारे,
और जो अंदर है उन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर कह दिया, जो बाहर है उन्हें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कह दिया। दोस्त अगले आते हैं हम पर इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर। चलो दोस्त, अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको चीजें रटी नहीं होनी चाहिए, आपको देखते ही डायग्राम पता होना चाहिए, ये नाम याद करना हो ये जरूरी नहीं है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपको ये होना चाहिए, अरे ये पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा, ये पैरेलल है तो ये आपस में बराबर होंगे, ये पैरेलल है तो ये आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला। आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको ये नाम ही याद हो वो ही जरूरी है, नहीं, ये तो आपको बताने के लिए बताया जा रहा है दोस्त। अब जैसे ये दो पैरेलल है तो ये जो अंदर के एक ही साइड में एंगल होंगे उनका सब 180 डिग्री है, आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्त कैसे आया वो तो हम देखेंगे, ऐसे ही इस साइड के 180 डिग्री है तो इस साइड के भी 180 होंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी दोस्त कितने होंगे, 180 डिग्री। दोस्त ये अंदर के एंगल्स की बात हो रही है तो इन्हें हम कह देते हैं इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से बाहर के की बात करूं दोस्त, अब दोस्त इसमें ये करके देखो, इस तरीके से आ रहा है तो इसमें ये अवे जा रहा है, ये टूवर्ड मतलब टूवर्ड्स का मतलब आप इसको देखो तो ये इसके इधर है ना, एक्यूट एंगल है, और ये इधर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मतलब एंगल 2 और 7 180 डिग्री बना रहे होंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। इसी तरीके से दोस्त यहां दिख रहा है आपको एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री। अब दोस्त ये बाहर वालों एंगल्स की बात हो रही है तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से इंटीरियर एंगल्स का सम भी क्या होता है दोस्त, 180। एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180, एक ही साइड में एक्सटीरियर एंगल का सम 190। दोस्त ये इसी साइड में है और दोनों एक्सटीरियर हैं, तो याद रखना एक्सटीरियर हो दोनों तो 180। एक साइड में, इस साइड में बात करूं तो एक साइड में 1 और 8 है तो 1 और 8 का सम 180 डिग्री। अंदर की बात करूं तो 3 और 6 है एक साइड में तो इंटीरियर एंगल है, तो 3 और 6 का सम 180। 4 और 5 है तो 4 और 5 का सम 180। अब देखते हैं कैसे। चलो आप मुझे बताओ, एक को बताता हूं मैं कैसे, उसके बाद आप अपने आप देखना। एंगल 2 और एंगल 3, मैं केवल इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो एक्स लाइन है, इनका एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा दोस्त। एक ही लाइन पर, एक लाइन के एक साइड पर एंगल्स का सम क्या होता है, मतलब एक लाइन पर एक पॉइंट के एक साइड पर, लाइन के एक साइड पर कितना होता है 180। तो 2 और 3 का सम कितना होगा, आपको होगी 180। और दोस्त यहां से देखो, मतलब मैं कह पाऊंगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और दोस्तों मैं जानता हूं 2 किसके बराबर है, 6 के, तो 2 की जगह क्या रख दूं 6, तो मैं कह पाऊंगा एंगल 6 प्लस एंगल 3 क्या है 180 डिग्री। मतलब तो मैं प्रूफ तो हो गए, इसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर लेंगे, इसी तरीके से इसको भी, इसी तरीके से इसको भी। वो प्रूफ करना आपका काम है, मैंने एक कर दिया, बाकी के 3 आप करो। दोस्त इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए आप पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो दोस्त, अब आपको ये प्रूफ करना आए, यहाँ पर प्रूफ करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे होंगे ज्योमेट्री में, आपको आना चाहिए ना। सबके प्रूफ तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन जो हमारे काम के होंगे वो प्रूफ सब जल्द जरूर देखेंगे। चलो दोस्त, तो आपको क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होती है। पैरेलल लाइंस हैं तो ये तो हमने देखे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, जो ट्रांसवर्सल किसी दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती है। लेकिन जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है। आ रही है बात समझ में। और दोस्त दो लाइन है, दो या दो से ज्यादा जितनी भी है, हम दो की लेके चल रहा है, तो यहाँ पर अंदर के एक तरफ वाले एंगल्स का सब कितना होगा 180 डिग्री, एंगल 3 और 6 180 डिग्री। इसी तरीके से दूसरी तरफ लूंगा तो उनका भी 180 डिग्री, 4 और 5 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी एक तरफ वाले बोले तो यहाँ 2 है या 7 का सम कितना होगा 180 डिग्री, 1 और 8 का क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से ऑल्टरनेट, जैसे ये बन रहा है फिगर, तो ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर, तो एंगल 4 6 के। ये बन रहा है तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको ये एक बार बनाना है अपने आप से और करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बार सब कुछ लिख लेना कि क्या इंटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या मतलब लैंग्वेज में नहीं, इसी तरीके से।
आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या, प्रोपोर्शनलिटी लॉ। ये तो मार करना स्याही खत्म हो गया। प्रोपोर्शनलिटी लॉ, चलो दोस्त ये पैरेलल लाइन है, कितनी भी हो सकती है, 3 या 4 कह देता हूं, इधर लिख लेना प्रोपोर्शनलिटी लॉ। ठीक है दोस्त, इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, 2 हो सकती है ट्रांसवर्सल लाइन काटने वाली, 3 हो सकती है, कितनी भी हो। तो दोस्त जहां पर वो काट रही होती है ना, उनका रेशियो सेम होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच यदि इसकी लेंथ a है ट्रांसवर्सल लाइन की, इसकी b है यहां से यहां तक, इसकी ये c है, ऐसे ये p है मेरा, ये q है, ये r है, तो दोस्त यहां मैं कह पाऊंगा कि एंगल a is to b is to c will be equals to p is to q is to r। क्या कहूंगा दोस्त मैं, a is to b is to c इक्वल होगा p is to q is to r के, यदि ये लाइन पैरेलल है। मान लो कोई तीसरी भी ट्रांसवर्सल लाइन है इसी तरीके से कोई भी है, तो दोस्त यदि ये, इसे क्या कह दूं, k कह दूं, इसे कह दूं l कह दूं, इसे m कह दूं, तो इनका रेशियो इधर भी इसके बराबर होगा, किसके, k is to l is to m के बराबर। ये अगर पैरेलल लाइन है, 2 या 2 से अधिक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जो 2 पैरेलल लाइन के बीच के स्पेस है उनके मतलब उन साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। मतलब a is to b is to c किसके इक्वल हो जाएगा, p is to q is to r के। और भी लाइन है तो इसी सब तरीके से ये k l m है तो किसके इक्वल हो जाएगा, k is to l is to m के। आगे बात समझ में है दोस्त, कैसे दोस्त, इसे छोड़ो, यहां से मान लो ये इस तरीके से ये लाइन, तो दोस्त ये क्या बन रहा है, ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये तो क्या ट्रेपेजियम नहीं बन रहा। तो दोस्त यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेपेजियम यूज हो जाएगी। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेपेजियम कहाँ से आती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। तो मतलब ये जो बेसिकली मैं प्रूव कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। दोस्त आगे जाके कहीं ये ट्रायंगल बन रहा होगा, अगर ये लाइन क्या पैरेलल नहीं है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या बना रहा होगा, ट्रायंगल बना रहा होगा। और ट्रायंगल में अगर ये आपस में मैं पैरेलल लाइन खींचता जाऊं तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। जब ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो दोस्त वो आपको जानने की अभी जरूरत, मतलब इसी तरीके से प्रूफ होगा जो मैंने मूजबानी बताया है। तो ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम करेंगे जब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अगर कोई पैरेलल लाइंस है उनको ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा काटा जा रहा है, तो यदि ये a है, ये b है, ये c है, ये p है, ये q है, ये r है, तो इनका रेशियो बराबर होगा, a is to b is to c इक्वल्स टू होगा p is to q is to r के। आई बात समझ में दोस्त। अगर मैं यहाँ कोई चेंज कर देता हूँ, मतलब मेरे से कह दिया कि a प्लस c बाई b पूछा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम किया है, तो यहाँ इन दोनों का सम कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस r b अपॉन में बीच वाली साइड लाई है, तो यहाँ अपॉन q। दोस्त मान लो कह दिया ये 1 दे दिया आपको, और ये दे दिया आपको 4 दे दिया, ये आपको 2 दे दिया, तो आपसे क्यों पूछ रहा है, केवल इन दोनों की ही बात हो रही है दोस्त। इनका रेशियो कितना है, 1:4, तो इनका भी रेशियो क्या होना चाहिए, 1:4। तो दोस्त मतलब ये इसका 4 गुना होना चाहिए, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। आई बात समझ में, मतलब आपस में रेशियो में होती है बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब अगली क्लास में ही क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्त एंगल बाइसेक्टर, क्या एंगल बाइसेक्टर। दोस्त मान लो ये 2 रे के द्वारा या 2 लाइन के द्वारा कोई एंगल बना है, कोई ऐसी लाइन जो इसे इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। जो इसको एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर।
मान लो ये पूरा 2 थीटा था तो ये भी थीटा हो जाए और ये भी थीटा हो जाए, तो दोस्त वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर हिस्सों में काटना है, एंगल मतलब एंगल को, तो जो लाइन एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी उसे क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ में? चलो दोस्त लास्ट पॉइंट है, हालांकि ये ट्रायंगल्स में जब स्टार्ट करेंगे तो ट्रायंगल का पहला पॉइंट होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस पर होंगे, इसलिए बता रहा हूं, जो सबको पता भी होता है कि ये यदि मेरा कोई ट्रायंगल है ना दोस्त, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होती हैं दोस्त, मैंने इसे अल्फा कह दिया, इसे बीटा कह दिया, इसे गामा कह दिया, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बस अभी के लिए ये याद रखना है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो ये वहां यूज होगा। तो उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी जब हम ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे तब इसी से स्टार्ट करेंगे, इसके प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। काफी इजी प्रूफ है, यहाँ पैरेलल लाइन खींचो, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी जब ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे तभी बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है एंगल्स का सम, 180 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्त जो आज हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे हम ट्रायंगल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।